जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के पूरे पेपर में करंट अफेयर्स की जो भूमिका होती है वो बेहद ज्यादा होती है। और प्री टाइम के बैच के अंतर्गत हम लोगों ने जितना स्टैटिक पोर्शन था वो सारे स्टैटिक पोर्शन वहां पर कंप्लीट किए हुए थे। उसके अलावा यूनियन बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को कराया हुआ है। इकोनॉमिक्स के जितने अपडेशन थे मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स की जब मैंने प्री टाइम में क्लास लिया था वहीं पर मैंने आप लोगों को वहां पर अपडेट दिया हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी क्लास है, आज की जो पूरी क्लास है, आज की क्लास में हम लोग करने के वाले हैं। देखिए, अभी तक यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स की मैगजीन सबसे ज्यादा फेमस मार्केट में अवेलेबल है वो है विजन आईएएस की। तो विजन आईएएस की पीटी 365 मैगजीन को हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पीटी 365 का कौन सा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है अपडेटेड पार्ट। देखिए, अपडेटेड इसके दो पार्ट आते हैं, अपडेटेड 1 और अपडेटेड 2। अभी तक रिसेंट में अपडेटेड 1 यहां पर आया हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग इस पार्ट से यहां पर स्टार्ट करेंगे। इस पूरी बुक को पढ़ने का जो हमारा तरीका होगा वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा और वही तरीका इफेक्टिव है, इस बात को भी समझिएगा। देखिए, जैसे करना क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा तरीका बताता हूं, उस तरीका पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये आप लोगों के सामने ना इस मैगजीन का इंडेक्स दिया हुआ है। अच्छा, इस इंडेक्स का प्रयोग करना कैसे, इस बात को समझिएगा। इस इंडेक्स में किया क्या है इसने पॉलिटी के सेक्शन को, आप यहां पर देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन को, इकोनॉमी के सेक्शन को, और इसी प्रकार से सोसाइटी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक के सेक्शन को यहां पर इसने डिवाइड किया हुआ है। हम लोग एक दिन की पूरी क्लास में एक पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पूरी सीरीज हमारी होगी ये 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स है उसके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां पर आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। करने का तरीका कैसा होगा, देखिए, दो अप्रोच यहां पर होती है पढ़ने की। पहला अप्रोच जो होता है वो अप्रोच ये होता है कि हम लोग इंडेक्स को एक बार देखें। जैसे कि यहां पर कुछ इंडेक्स में पॉइंट आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं। पहला सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। फिर कह रहा है फेडरलिज्म, यूनियन स्टेटस ऑफ दिल्ली, स्पीकर ऑफ द हाउस, डिप्टी स्पीकर, ऐसे कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। जब आप इस टॉपिक को यहां पर रीड कर रहे हो तो आप एक बार सोचो, क्या आपने इनमें से कोई टॉपिक पहले से पढ़ करके रखा है कि नहीं रखा है। अगर आपको स्पीकर का पॉइंट, डिप्टी स्पीकर का पूरा चैप्टर टॉपिक अगर पहले से तैयार है तो आपको यहां पर करंट अफेयर्स में रीड करने की उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो स्टैटिक पोर्शन को यहां पर अलग तरीके से दिया जाता है बस। ठीक है, अगर वो स्टैटिक पोर्शन आपके तैयार तो आप इस पोर्शन को यहां पर पूरा स्किप कर सकते हो। अब जैसे देखो, यहां पर एक पॉइंट दिया कि मेयर का पद, ऑफिस ऑफ मेयर, संभव है कि आप मेयर के पद को लेकर के, महापौर के पद को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहो। तो इस टॉपिक को आप यहां पर मार्क कर लो और इस मैगजीन में इस टॉपिक पर जाकर के इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेना। तो करंट अफेयर जो मैगजीन है ना, उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि इंडेक्स में से आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, जैसे कि अगला पॉइंट देखो, कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग नहीं आइडिया, भाई हो सकता है यहाँ पर कुछ नए नियम बनाए गए हो, तो इस पूरे पॉइंट को आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, एक टॉपिक दिया हुआ है कि लोक सेवा कंटेंट, पब्लिक सर्विस कंटेंट की बात कर रहा है। तो इस टॉपिक को यहाँ पर आप लोग रीड कर सकते हो। एक अप्रोच आप लोग का यहाँ पर ये होता है। जो सेकंड अप्रोच है, जिस अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे, वो अप्रोच आप लोग यहाँ पर ये है कि इस पीटी 365 के एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ठीक है, मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस यहां पर लेकर के आऊंगा और उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं टॉपिक का आप लोगों को रिवीजन यहां पर कराऊंगा। ये हमारा अप्रोच होगा। तो आज की क्लास में पॉलिटी के 10 टॉपिक्स हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे और यहां पर क्लास को स्टार्ट करते सीधे तौर पर उम्मीद करूंगा कि क्लास आप लोगों को बेहद अच्छी लगेगी। देखो भाई, पहला पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है, पहला शक्तियों का पृथक्करण, मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत बेसिक पॉइंट है, यहां पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर देखो, पहला प्रश्न यहां पर क्या स्टार्ट हो रहा है, प्रश्न यहां पर स्टार्ट हो रहा है कि दिल्ली और पुडुचेरी में उपराज्यपाल की शक्तियों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली और पुडुचेरी में, दोनों क्या है, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आते हैं, यूटीज के अंतर्गत आते हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी में जो एलजी की पावर है उसके साथ में यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है और उस पर यह प्रश्न दिया गया। दो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दिल्ली के एलजी को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का, उसको पुडुचेरी के एलजी के संदर्भ में अधिक शक्तियां प्राप्त है। आपको पता है कि एलजी का ये जो पूरा टॉपिक है, ठीक है, ये पूरा टॉपिक लगातार न्यूज में रहता है। न्यूज में रहने के बहुत सारे कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आप लोग का दिल्ली है। दिल्ली में क्या है भाई, दिल्ली में अगर आप देखोगे तो यहां पर ना जो सीएम हमारे केजरीवाल साहब हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, इन दोनों के मध्य में ना लगातार नोक झोंक चलती रहती है। जैसे कोई कपल्स फाइट नहीं करते आपस में, वैसे ही फाइट इन लोगों की हमेशा लगातार चलती रहती है मीडिया के अंतर्गत। इस कारण से लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पूरा पोस्ट है ये हमेशा से न्यूज में रहता है और करंट अफेयर्स का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है।
तो इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है? पहला स्टेटमेंट है कि दिल्ली के एलजी को पुडुचेरी के एलजी के संदर्भ में अधिक शक्तियां प्राप्त है। एक स्टेटमेंट यहां पर ये दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि पुडुचेरी का जो एलजी है वो अधिकतर मामलों में यूनियन टेरिटरी, देखो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के द्वारा शासित है, जबकि जो दिल्ली का एलजी है वो गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 इसके तहत शासित है। यहां पर दो बातें की गई हैं। ये आपने प्रश्न को पढ़ा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा तो डिस्कस करते हैं। देखो भाई, पहली बात, दिल्ली के एलजी को पुडुचेरी के एलजी से अधिक पावर होगी, ये बात सही है। क्यों भाई? क्योंकि दिल्ली यार नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वहां पर केंद्र को अधिक पावर दिया गया है, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर केंद्र के पास अधिक पावर है, ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो पुडुचेरी का एलजी है वो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के द्वारा शासित होता है, जबकि जो दिल्ली का एलजी है उसके लिए अलग से अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? वो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही, इसका आंसर क्या होगा? सी विकल्प यहां पर इसका सही आंसर होगा। इसी अधिनियम के अंतर्गत, जो दिल्ली वाला अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत ये बात कहा गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उसका मतलब होगा सरकार, और इसी बात को लेकर के जो वहां की दिल्ली सरकार है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी गई थी, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला था कि कथन सही है, लेकिन यहां पर एलजी को और सीएम को, वहां की जो चुनी हुई सरकार है, उन दोनों को साथ में मिलकर के उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कार्य करना चाहिए, और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक बीच का रास्ता दिखाने का प्रयास किया था। तो ये पूरे प्रश्न को ध्यान में रखना है, एलजी का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, इस कारण ये लगातार न्यूज में रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने प्रश्न देखा, अब इस प्रश्न के बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को यहां पर थोड़ा सा ब्रीफली यहां पर रीड कर लेते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिल्ली के संदर्भ में वर्तमान कंडीशन क्या है, पर देख लेते हैं। आपको पता है कि दिल्ली के लिए 1991 में 1991 में 69th अमेंडमेंट यहां पर किया गया था, ठीक है। ये 69th संशोधन जो था, इस संशोधन के माध्यम से दिल्ली को हमने नेशनल कैपिटल टेरिटरी का यहां पर विशेष दर्जा प्रदान किया था, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा प्रदान किया था। इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान दोगे तो संविधान के आर्टिकल नंबर 239A 239A के साथ साथ 239AA और 239AB इसके अंतर्गत जो संशोधन किया गया था, तो यहां पर ये दोनों नए आर्टिकल जोड़े गए थे, और इस आर्टिकल के अंतर्गत इस दिल्ली के लिए एक विधानसभा वाली सरकार की बात यहां पर किया गया था। उस सरकार को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामलों को छोड़कर के सारी शक्तियां यहां पर लगभग दी गई हैं, ठीक है। ये इसके संदर्भ में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा देता है? चार विकल्प देगा वहां पर आप लोगों का, 67, 68, 69 और 17th अमेंडमेंट। तो आंसर क्या होगा? 69th अमेंडमेंट जो था, ठीक है, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत 1991 में आर्टिकल नंबर 239AA और 239AB यहां पर जोड़ा गया था। एक प्रश्न और बन सकता है, प्रश्न क्या बनेगा भाई? प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल दिल्ली के संदर्भ में है यहां पर, ठीक है, दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है, और चार विकल्प वहां पर देगा। तो आर्टिकल नंबर 239A, इसके साथ 239AA और AB भी यहां पर आप लोगों को शामिल करना है। पॉइंट बेहद क्लियर है, बेहद सिंपल टॉपिक था। आप यहाँ पर देखो, जो रिसेंट में अमेंडमेंट किया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का अधिनियम जो है, उसके अंतर्गत रिसेंट में यहां पर एक अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट में इस बात को कहा गया कि सरकार शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और इसी कारण से दिल्ली में क्या हो रहा है कि सीएम और वहां की जो चुनी हुई सरकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर था केंद्र सरकार के मध्य में लगातार विवाद के विषय बने रहते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया, जब नई नई सरकार वहां पर चुनी गई थी ना केजरीवाल जी की, तो लगातार विवाद बना हुआ था। आपको ये भी अभी पता होना चाहिए कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी, वो पार्टी क्या है, अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी दर्जा उसको यहाँ पर प्रदान कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का एक पूरा टॉपिक यहाँ पर आप लोग कंप्लीट होता है। हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन के थ्रू पूरे टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। मैं अब सारे लाइन बाय लाइन आप लोगों को टॉपिक्स नहीं पढ़ूंगा, आपको पढ़ना भी नहीं है। हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने ढूंढा, हमारा टॉपिक कंप्लीट। बस इतना ही आप लोग फोकस करना, ठीक है। आपने दिल्ली और पुडुचेरी इन दोनों के मध्य में भी यहां पर एक कंपेयर कर लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्पीकर ऑफ द हाउस के संदर्भ में, ठीक है। तो मैं पहले प्रश्न पढ़ता हूं, फिर हम लोग यहां पर इसके टॉपिक को देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पीकर, अमेरिका के स्पीकर का जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो स्पीकर है, इसकी यहां पर बात की जा रही है। ध्यान रखना, भारत में लोकसभा का एक स्पीकर होता है,
इसी के समतुल्य, ठीक है, एग्जैक्टली समतुल्य तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसी के समतुल्य अमेरिका में जो वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका जो स्पीकर होता है उसकी बात यहां पर की जा रही है। अब पढ़ो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि उसे कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान साधारण बहुमत द्वारा चुना जाता है। ये अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर की बात हो रही है, तो कथन सही है भाई, ठीक है। पहले सत्र के दौरान चुना जाएगा और साधारण बहुमत का प्रयोग करके इसको यहां पर इलेक्ट किया जाएगा। आपको पता है कि भारत में भी जो लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन होता है उसमें भी हम लोग साधारण बहुमत का ही प्रयोग करते हैं, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूएस का जो वहां का स्पीकर है साथ ही साथ भारत के लोकसभा का जो स्पीकर है दोनों में तुलना करते हुए यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि वह एक साथ सदन का पीठासीन अधिकारी भी होता है, हाउस का प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर भी होता है, साथ ही पार्टी लीडर भी होता है, ठीक है, दल का नेता भी होता है और अन्य कर्तव्यों के साथ साथ सदन का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है वो, ठीक है। ये सारी बातें अमेरिका के उस स्पीकर के संदर्भ में कहा गया है, तो ये कथन यहां पर सही है। ध्यान रखना, भारत में जो लोकसभा का स्पीकर है, नोट करते चलना या फिर ध्यान में रखना अपने दिमाग में, भारत में जो लोकसभा का स्पीकर है वो लोकसभा सचिवालय का अध्यक्ष होता है, ठीक है, उसको भी यहां पर ये पावर दिया गया है कि लोकसभा सचिवालय का अध्यक्ष होता है। तो दो स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों के सही हुए। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि स्पीकर, अमेरिका वाला स्पीकर, ठीक है, उपराष्ट्रपति के बाद वहां का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके बाद प्रेसिडेंट के उत्तराधिकारी के तौर पर, सक्सीडर के तौर पर शामिल होने वाला पंक्ति में दूसरा व्यक्ति होता है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर चला जाएगा कार्यवाहक तौर पर, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित होगा तो वहां का जो स्पीकर होगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ऐसा प्रावधान अमेरिका में किया गया, लेकिन ध्यान रखना भारत के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। पॉइंट क्लियर, इंडिया के संदर्भ में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर तो होगा, तीनों विकल्प यहां पर सही है, तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, लेकिन हमने क्या किया, साथ साथ में हमने यूएस के स्पीकर को देखा ही देखा, हमने भारत के स्पीकर से पैरेलली यहां पर तुलना भी कर लिया, हमारा पूरा टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चाहूं तो थोड़ा सा टॉपिक दिखा सकता हूं। देखो भाई इस मैगजीन में किया क्या है, हमने क्वेश्चन देखा, यहां पर आप देखो तो भारत में लोकसभा स्पीकर की यहां पर बात की जा रही है, सारे प्रावधान यहां पर दिए गए, क्या क्या चीजें होती है, यहां पर जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, ये बात यहां पर बताई गई। अब देखो यहां पर अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर है और भारत का जो लोकसभा का स्पीकर है उसकी तुलना यहां पर किया गया है। वही सारी बातें लिखी जिन बातों पर अभी तक हमने यहां पर डिस्कस किया था। पॉइंट क्लियर। अब यहां पर देखो यहां पर क्या कह रहा है कि स्पीकर का चुनाव अमेरिका में प्रत्येक 2 वर्षों में होता है, भारत में प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। अगर लोकसभा का विघटन होता है तो लोकसभा का स्पीकर रहेगा वो नए लोकसभा तक लोकसभा का अध्यक्ष पद पर कार्य करता है, और जब नया लोकसभा बैठती है तो उसके प्रथम अधिवेशन में नया अध्यक्ष को चुना जाता है और तब ये अपने पद को छोड़ता है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद बेसिक इंडियन पॉलिटिक्स के बेसिक पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अमेरिका का जो स्पीकर होगा उसको उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने का मौका दिया जाएगा, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान यहां पर नहीं है। आप कभी नहीं सुने होंगे कि लोकसभा का स्पीकर क्या होगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान यहां पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर आप लोग ध्यान में रखना, आपने 2 कंपेरिजन यहां पर किया हुआ है। अगला टॉपिक है डिप्टी स्पीकर के संदर्भ में, ठीक है। हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न के बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को फिर से यहां पर देख लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है भाई, प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट कह रहा है कि उपाध्यक्ष के संदर्भ में, डिप्टी स्पीकर के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट यहां पर दिया गया। पहला स्टेटमेंट है कि उसे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सदन के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद स्मॉल पॉइंट यहां पर दिया गया है। वो जो शक्तिमान आप सब देखते हो तो वहां पर कहता था ना कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, भाई यहां पर कौन सी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, बात यह है कि यहां पर पहले स्टेटमेंट में जो अथॉरिटी है जो कि डिप्टी स्पीकर को चुन रही है उसके बारे में कह रहा है कि वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। यह कथन गलत है, ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बल्कि लोकसभा उपाध्यक्ष का यहां पर चयन करती है। पॉइंट क्लियर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो नहीं बल्कि लोकसभा खुद अपने आप में सदन के उपाध्यक्ष की यहां पर नियुक्ति करती है। ये टॉपिक रिसेंट में न्यूज में इसलिए रहा कि बहुत सारे स्टेट और केंद्र सरकार खुद अपने यहां पर उपाध्यक्ष को चयन करने में बहुत लेट लतीफी का कार्य कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इंटरफेयर किया और ये बात बोला कि भाई डिप्टी स्पीकर चुन लो, कहां नहीं चुन रहे हो तुम लोग,
ठीक है, जो एक प्रोसीजर संविधान के अंतर्गत दिया गया है तो तुमको काम करना पड़ेगा, ये बात यहां पर कही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, वो यहां पर गलत हो गया। सेकंड कह रहा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, सही भाई, कार्यकाल तो 5 वर्ष यहां पर होगा ही होगा, क्योंकि चुनी हुई सरकार, चुनी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला कह रहा है कि जब भी उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो वो अपने आप क्या होगा, समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। ये कथन यहां पर सत्य है, ठीक है। ये कथन क्या यहां पर दोस्तों, ये कथन यहां पर सत्य है। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होगा कि पहला कथन गलत है और दूसरा और तीसरा कथन यहां पर सही। इसका आंसर क्या होगा, बी विकल्प यहां पर सही होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है, वो नहीं बल्कि लोकसभा खुद इसको अपॉइंट करती है, 5 साल का इसका टर्म होता है ऑफिस का, ठीक है। और ये किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर मेंबर बनेगा तो ये अपने आप वहां क्या होगा, चेयरपर्सन बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। ध्यान ये रखना कि जो डिप्टी स्पीकर होता है वो स्पीकर के अधीनस्थ नहीं होता है, ठीक है। वो जो जवाबदेही होता है ना, वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, लोकसभा कर रही है। पॉइंट रिलेट करते चलना पैरेलली, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करो मैं आप लोगों को। हाँ, अगर डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र देना है तो त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, वो त्यागपत्र स्पीकर को संबोधित करते हुए यहां पर देगा। एक बेहद बेसिक पॉइंट यहां पर ये था, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों का थर्ड टॉपिक, थर्ड पोर्शन जो करंट अफेयर्स का था वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को ना मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं जिस लहजे से आप लोगों को ये करंट अफेयर्स क्विज करा रहा हूं ना, आप लोगों को इसके अलावा कोई मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मैगजीन मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा 6 से 7 दिन के अंतर्गत, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। रेगुलर क्लास लिया जाएगा, पूरी मैगजीन कंप्लीट कराई जाएगी, आप लोगों का पूरा अपडेटेड मैगजीन। ध्यान रखना, देखो पीटी 365 की इससे पहले भी 6 से 7 सीरीज आ चुकी है। वो सीरीज इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग खुद से पढ़ो, लेकिन जो एग्जाम में मोस्टली प्रश्न आते हैं ना, वो प्रश्न आते हैं अपडेटेड पार्ट से। अपडेटेड 1, अपडेटेड 2, इन दोनों पार्ट से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। अपडेटेड 1 मैं कंप्लीट करा रहा हूं, अपडेटेड 2 जहां तक मुझे पता है कि एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले आता है, तो जब आएगा तब देखा जाए क्या करना उसका, ठीक है, निश्चित रहना। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के संदर्भ में, संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में एक टॉपिक दिया गया है। हम लोग सीधे प्रश्न देखते हैं, पहले प्रश्न देखेंगे फिर हम लोग टॉपिक पर आएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि संसद के सदस्यों से संबंधित जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यहां पर दिए गए हैं उनके संदर्भ में 3 कथनों पर ध्यान दीजिएगा। 3 कथन क्या है भाई, बेहद लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट देकर के आपको डराती है, लेकिन डरना नहीं है भाई, सख्त बन के रहना है। सख्त रहोगे आराम से इसको यहां पर आप लोग क्वालिफाई कर ले जाओगे। देखो भाई क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि संसद के सत्र के दौरान गिरफ्तारी से संरक्षण केवल, अच्छा मैंने आप लोगों से एक बात सिंपल तौर पर बोला कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आए, केवल वाला स्टेटमेंट, सभी वाला स्टेटमेंट, तुरंत दोनों कान अपने खड़ा करके, दोनों आंख एकदम ओपन करके, ठीक है, 360 डिग्री से एकदम ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना। क्या कह रहा है, केवल सिविल और आपराधिक मामलों में उपलब्ध है लेकिन निवारक निरोध मामलों में नहीं है, ये स्टेटमेंट यहां पर दिया जा रहा है। अब ध्यान देना, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी सदस्य संसद या उसकी समितियों में अपने द्वारा कही गई किसी बात के लिए किसी भी अदालत में किसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। एक स्टेटमेंट यहां पर ये दिया हुआ है। पहले हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी टू असर्टेन इफ देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द और अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। अगर सदन की अवमानना हुआ है, फिर उसके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो संसद एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है जिस बारे में डिसीजन देगा, यहां पर कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कथन भी, 3 कथन यहां पर दिए गए। अब हम लोग तीनों कथनों के संदर्भ में एक बार टॉपिक को देखते हैं। देखो टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं, अगर मैं पार्लियामेंट संसद के संदर्भ में बात होता हूं तो संसद में आर्टिकल नंबर 105 में संसदीय विशेषाधिकारों की बात किया गया। राज्य विधानमंडल में भी विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो राज्य विधानमंडल में आर्टिकल नंबर 194 में क्या किया गया है, ऐसे ही प्रिविलेज वहां पर उनके मेंबर्स को दिया गया, ठीक है। तो 2 आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 105 जो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करता है, आर्टिकल नंबर 194 जो कि राज्य विधानमंडल में इसकी बात यहां पर करता है, ठीक है। देखो जो प्रिविलेज होते हैं ना वो 2 पार्ट में होते हैं, एक जिनको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार और जो होते हैं सामूहिक, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक से अंतर क्या है, व्यक्तिगत मतलब क्या कि वो आपकी पर्सनल स्पीच के लिए होंगे, सामूहिक मतलब क्या कि अगर सदन को कोई कुछ बोल रहा है तो उसके खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तिगत जैसे कि देखो कह रहा कि अगर कोई सांसद, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपने मन की बात कहीं पर रख रहा है, कहां पर, सदन के अंतर्गत, अगर सदन के अंतर्गत रख रहा है तो वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है और उस संदर्भ में उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई यहां पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, कह रहा कि किसी भी सदस्य को सिविल यानी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर था वो क्या हो गया, वो गलत हो गया।
पॉइंट क्लियर। सेकंड कह रहा है कि सदन में कहीं कोई बात प्रकट किए बिना न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, और सत्र के दौरान गवाह के रूप में पेश होने से अनुमति प्रदान होगी इसको, ये व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत उसको यहां पर दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, सामूहिक में क्या है कि अगर सदन के किसी रिपोर्ट को, किसी चर्चा को प्रकाशित करने का जो अधिकार है वो सदन से बिना पूछे किया जाता है तो सदन यहां पर एक्शन ले सकती है, और इसमें सोल अथॉरिटी किसके पास है, सदन के पास है। लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट ध्यान रखना, कुछ प्रोसीजर यहां पर दिया गया। प्रोसीजर क्या है कि संसद एकमात्र संस्था है, पहली बात यहां पर क्लियर है, सोल अथॉरिटी है। लेकिन अगर किसी भी अदालत को शक्ति नहीं सौंपी गई है, यदि पीठासीन अधिकारी जो स्पीकर रहेगा उसका सहमति देता है तो सदन इस प्रश्न पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है। साथ ही अगर सदन चाहे तो विशेषाधिकार समिति, प्रिविलेज कमेटी जो है पार्लियामेंट की, उसको भी ये बात यहां पर सौंप सकता है कि तुम जांच करो, जांच करके अपनी रिपोर्ट यहां पर सबमिट करो। ध्यान रखना, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी होती है, लोकसभा में उसमें 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, 10 मेंबर होते हैं। तो ये 2 पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखना विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। बाकी ये पूरा क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया। आंसर बेहद सिंपल है, पहला स्टेटमेंट गलत काट दो आप लोग। सेकंड कह रहा है कि भाई सोल अथॉरिटी है, सही बात है। थर्ड कह रहा है कि ठीक है, एक बात समझो, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही है। इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3, ये दोनों कथन आप लोग यहां पर क्या हो गए, वो सही हो गए। बात क्लियर हुआ। ये पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, क्वेश्चंस देख लेना, क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग क्या करना, इस मैगजीन को फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेयर और महापौर का पद। मुझे तो बात पता ही नहीं थी, यहाँ पर जब मैंने पढ़ा बड़ा कंफ्यूज हुआ। अभी हमारे यहाँ पर मेयर का इलेक्शन होने वाला है। अभी आप देखो तो जितने भी गोरखपुर के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टीज क्या करिए, अपने अपने चीजों को यहाँ पर लेकर के आ रही है। तो यूपी वालों को पता होगा कि मेयर का इलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। क्या कह रहा है, देखो कह रहा कि भारत में, मैं पहले प्रश्न आपको दिखाता हूं। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में मेयर प्रणाली के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट है कि मेयर इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम में जो मेयर होगा उसका पद क्या होगा, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। किसके माध्यम, किसके द्वारा, तो जो काउंसलर्स होते हैं, जो पार्षद होते हैं, उनके द्वारा इनको यहां पर चुना जाएगा। ये बात यहां पर कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आप सोचोगे सर मैंने ये गलती किया। मैंने क्या सोचा, यार अभी तो हमारे यहाँ पर मेयर का इलेक्शन होने वाला है और वोट कौन देगा, हम लोग देंगे, तो ये पार्षदों की भूमिका कहां से आ गई, इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ नहीं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ यहाँ पर। अब हम लोग फिर से आगे सेकंड स्टेटमेंट यहां पर देखते हैं। क्या कह रहा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर वेस्टेड इन द म्युनिसिपल कमिश्नर। जो नगर आयुक्त होगा उसके अंतर्गत सारे पावर यहां पर होंगे, नगर निगम के कार्यकारी शक्तियां होंगी। ये बात यहां पर कह रहा है। फिर मैंने कहा यार मेयर की बात यहां पर कर रहा है, तो मेयर और नगर आयुक्त में डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखना, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये लगातार न्यूज में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंट में कहा कि जो नगर पालिका के मनोनीत मेंबर होंगे वो मेयर का चुनाव नहीं करेंगे। आप भी कुछ कंफ्यूज हुए, देखो मैं बताता हूं क्या चीजें चल रही है यहाँ पर। तो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए समझना। नगर निगम में जो मेयर का पद होता है, सामान्य तौर पर इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इनको पार्षद, जो काउंसलर होते हैं, वो चुनते हैं। लेकिन भारत के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। उस स्टेट में आप देखोगे यहां पर यूपी भी शामिल है। वर्तमान में ऐसे 6 राज्य हैं, मेयर सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि नगर निगम में मेयर का चुनाव सामान्यतः पार्षदों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। यही गलती हुआ। अगर आप यूपी का सोच करके मारोगे आपका आंसर गलत होगा। नगर निगम में जो मेयर का पद होता है वो सामान्य तौर पर इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है। लेकिन यूपी एक ऐसा 6 राज्यों में शामिल है जो कि अपवाद है, जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से इनका पद चुना जाता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग क्लियर होगा कि पहला स्टेटमेंट क्या यहाँ पर वो सही दिया हुआ है। सेकंड कह रहा है कि जो नगर निगम की जो कार्यकारी शक्तियां होती है, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, वो किसके पास होंगे, वो म्युनिसिपल कमिश्नर्स के पास होते हैं। ये बात यहाँ पर सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया। ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनता है और बन सकता है। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर, इसका ये टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा, जो प्रश्न के थ्रू इस पूरे टॉपिक को पढ़ेगा ना, उसको ये बारीकियां समझ में आएंगी। अगर आप इसको प्रश्न के थ्रू नहीं पढ़ोगे, आपको ये बारीकियां समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि गलती करने से क्या होता है कि आपको सुधार करने का मौका मिलता है। गलती एग्जाम में करने से अच्छा है कि घर पर करो। इसलिए इस क्लास के माध्यम से एमसीक्यू सॉल्व करो, करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब देखो भाई, ठीक है, ये तो बात पॉइंट क्लियर हो गया। हम लोग अगला टॉपिक देते हैं, ऑनलाइन गेमिंग संदर्भ में एक टॉपिक दे कह रहा है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने क्या किया, एक ड्राफ्ट रिलीज किया है। ड्राफ्ट है क्या भाई, तो कह रहा है कि
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 रिगार्डिंग किसके ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के संदर्भ में। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जितने भी है ना, ठीक है, अब ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं, आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है एक दो लोगों को हमारे यहाँ भी, ठीक है, तो लोग ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं। ये ऑनलाइन गेमिंग का मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्रकार के गेम में आप डिजिटल कंप्यूटर मोबाइल का यूज करो तो ऑनलाइन गेमिंग कहलाएगा। बात समझना। इसके संदर्भ में यहाँ पर डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द आईटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक ड्राफ्ट जारी किया। वो ड्राफ्ट कहता क्या, ध्यान रखना, कह रहा कि वर्तमान में भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई समर्पित विनियामकी संस्था नहीं है, ठीक, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। भारत में ये बात कह रहा है। आप सोचोगे यार नहीं यार कुछ तो बना दिया गया होगा, लेकिन ध्यान रखना भारत में अभी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी इसके संदर्भ में बनाई नहीं गई है। अभी सेल्फ रेगुलेटरी काम यहाँ पर चल रहा है। अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, सेल्फ रेगुलेटरी काम चल रहा है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्या, स्व विनियामक निकाय यहाँ पर कार्य चल रहा है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी काम चल रहा है, तो ये बात ध्यान रखना। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां गेम्स के परिणाम पर सट्टा नहीं लगा सकते। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग कैन नॉट इंगेज इन बेटिंग ऑन द आउटकम ऑफ द गेम्स, गेम्स के आउटकम पर, गेम्स के परिणाम पर किसी प्रकार का सट्टा नहीं लगा सकती है। ये बात यहाँ पर कह रहा है, सही बात है। ठीक है, फिर देखो भाई, आप लोग में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ड्रीम 11 पर सट्टा तो लगाते हैं हम लोग, लेकिन वो गेम्स के परिणाम पर नहीं होता। ध्यान रखना, ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, कंपनियां क्या करती है ना, रूल्स को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर लेती हैं, तो उन कंपनियों ने यहाँ पर यही किया हुआ। ठीक है, गेम्स के परिणाम पर सट्टा नहीं लगा सकते हम लोग, ये बात बिल्कुल सही है। और गेम खेलने वालों का अनिवार्य रूप से केवाईसी सत्यापन, नो योर कस्टमर सत्यापन यहाँ पर होना चाहिए, मैंडेटरी है। ये तीनों स्टेटमेंट ऑनलाइन गेमिंग संदर्भ में सही है। अब जिसने ये प्रश्न सॉल्व कर लिया, इसका आंसर देख लिया कि तीनों कथन यहाँ पर सही है, उसको ये पूरे टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा टॉपिक में सिर्फ वही बातें लिखी है जिन बातों को हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस किया है। देखो, कोई समर्पित विनियामक संस्थान नहीं है। ठीक है, माइटी मंत्रालय थोड़ा बहुत देखता है इसको। ठीक है, और क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि स्वाभिनामिक, ठीक है, बस ये, और अनिवार्य रूप से केवाईसी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। भाई देखो, मैं एकदम क्लियर तौर पर वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जिन चीजों से आपको एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, बाकी जिनसे प्रश्न आएगा ही नहीं, मैं पढ़ा कर कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक को स्किप करते हैं, ये टॉपिक देखो, अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की बात कर रहा है। अब कंफ्यूजन मत होना भाई, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, सर कहोगे सर हम तो पूरा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज मत होना, ध्यान समझना। प्रश्न अगर आप ध्यान से पकड़ लिए, और ऐसे ही एग्जाम में भी आपको प्रश्न को पकड़ना रहता है। यहां पर तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं गाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने प्रश्न को पहले से देखा हुआ है। सिंपल तौर पर ये देखो, सच्चाई है कि मैंने प्रश्न को पहले से देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता कि कहां पर गेम हो रहा है प्रश्न के अंतर्गत। समझना, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो किसके संदर्भ में है, वो कह रहा है कि यह अर्थात एबीपी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम जो है वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी, डिफरेंस समझना, एबीपी का जो नया स्कीम स्टार्ट किया जा रहा है वो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तर्ज पर इसको यहां पर शुरू किया जा रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था, अब उसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। कह रहा है कि इसके मॉडल बताई थी जिसे 2018 में शुरू किया गया था, और इसके तहत देश भर में 112 जिलों को शामिल किया गया है। ध्यान रखना, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है, इसके अंतर्गत पूरे भारत में 500 ब्लॉक कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, वो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, लेकिन यहां पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात कर रहा है। यहां पर पूरे देश भर में 112 आकांक्षी जिलों को, ठीक है, जहां पर डेवलपमेंट करना आवश्यक है, उनको यहां पर शामिल किया गया था। 2018 में कार्यक्रम था, और इसी की तर्ज पर रिसेंट बजट में आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम को यहां पर हमने शामिल किया है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या हुआ, सही हुआ, ध्यान समझना। फिर कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में 15 प्रमुख सोशियो इकोनॉमिक संकेतकों इंडिकेटर के माध्यम से हम एक रैंकिंग जारी करते हैं। ये जो रैंकिंग जारी होती है ये किसके संदर्भ में होती है, ध्यान रखना। देखो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाता हूं, यहां पर देखो कह रहा है आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की बात कर रहा है। ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 500 प्रखंड, 500 ब्लॉक को यहां पर शामिल किया जाएगा, पहली बात। ठीक है, पहला पॉइंट यहां पर ये हो गया आप लोगों का। सेकंड कह रहा है कि इसमें 15 प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों को शामिल किया जा रहा है। लेकिन जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसको 2018 में शुरू किया गया था, इसमें 112 जिला शामिल थे, और इसमें 5 सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर को शामिल किया गया था। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना, बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो, अगर मानो ये प्रश्न आप लोगों से मेंस में पूछे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, बताओ।
आप 3C का ये जो दृष्टिकोण है ना बेहद इंपॉर्टेंट है, याद करें ना, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन। कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन हो सकता हो कि प्रीलिम्स में भी पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस स्कीम के अंतर्गत 3C का बात किया गया, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। ये आपका आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आप लोगों के क्या शामिल है, 112 जिले शामिल है, 5 इंडिकेटर शामिल है, जबकि आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम में 500 ब्लॉक और 15 इंडिकेटर यहां पर शामिल किए गए हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस को समझना, ठीक है, पॉइंट क्लियर, टॉपिक खत्म। अब देखो अगला प्रश्न, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत 3 स्टेटमेंट यहां पर दिया गया। पहला कह रहा है कि ये जो स्कीम है ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना, ठीक है। देखो दो चीज होती है, दो प्रकार की स्कीम होती है, एक होती है केंद्रीय क्षेत्रक योजना, एक होती है केंद्रीय प्रायोजित योजना। सेंट्रल सेक्टर्ड और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड में स्टेट की भूमिका भी होती है, सेक्टर्ड 100% यहाँ पर जो फंडिंग होगी वो गवर्नमेंट की यहाँ पर होगी। पॉइंट क्लियर। अब देखो तो कह रहा कि वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है वो केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो ये पहली बात तो ये नोट कर लो, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये केंद्रीय क्षेत्रक नहीं, केंद्रीय प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा कि इस योजना के माध्यम से भारत के सभी इस की टर्म को तुरंत मार्क करो। यार ऐसे की टर्म अगर आप एग्जाम पेपर में मार्क करना सीख गए ना, आप बोनस लेकर के आओगे। कि सभी गांवों में आवश्यक अवसंरचना, विकास और आजीविका के अवसर पैदा करने हेतु धन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी तो हो ही नहीं सकते यार, सभी गांव में कैसे करा सकते हैं हम लोग। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है आपको पता होगा कि बॉर्डर एरियाज के लिए, ठीक है। ये जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर एरियाज भी कौन सा पता है आप लोगों को, जो नॉर्दर्न बॉर्डर एरिया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्कीम के अंतर्गत क्या कह रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, सिर्फ इन राज्यों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। 2022-23 से लेकर के 5 साल के लिए स्कीम है। 2022-23 और 25-26 तक इस स्कीम को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। देश की उत्तरी भूसीमा पर जितने भी गांव है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की आवश्यकता है, इस स्कीम को जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड केंद्र प्रायोजित स्कीम है, इसको यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट आप लोग समझ गए, पहला स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट गलत। थर्ड क्या कह रहा है कि राज्यों के द्वारा ग्राम पंचायतों और जिला प्रशासन की मदद से वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाए जाएंगे। ये भी कथन गलत है। राज्यों नहीं बल्कि जिला प्रशासन यहाँ पर मिलकर इस कार्य को करेगा, तो ये राज्यों की भूमिका यहाँ पर नहीं रहेगी। इसको आप लोग गलत मान लो। और तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग गलत होगी। आंसर क्या होगा, नन। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नया स्कीम है, गवर्नमेंट की इस बजट के अंतर्गत स्कीम है। जितने लोग कह रहे थे ना कि बजट पढ़ा देना सर, बजट में जितने नए स्कीम है वो पढ़ा देना, मैंने स्कीम पढ़ाया हुआ है वहां पर। अब यहाँ पर देखो इन सीरीज के अंतर्गत जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे नई नई स्कीम आपको देखने मिलेगी, ठीक है। आपने दो स्कीम देखा अभी, एक देखा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एक देखा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। दोनों ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से पूछेगा ही पूछेगा। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि लोक सेवा कंटेंट, पब्लिक सर्विस कंटेंट की बात कर रहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय है हमारा, वो उस मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक सलाह जारी किया, एडवाइजरी जारी किया पब्लिक सर्विस कंटेंट को लेकर। कह रहा है जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से बात कहा गया कि आप सभी को अपने यहाँ पर कुछ कुछ पब्लिक सर्विस कंटेंट दिखाना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस कंटेंट से मतलब क्या हुआ कि लोगों को जागरूक करने के लिए हम कुछ कुछ ऐसी स्कीम्स, कुछ कुछ बातें यहाँ पर दिखाएंगे। ये बातें कहा गया। कह रहा है कि चैनल दिन में कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए ये कार्य करेगा, ठीक है, कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए कार्य करेगा। ये बात इसके अंतर्गत यहां पर बताया गया है, ठीक है। ये बात क्या किया गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, चैनल दिन में कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए लोक सेवाओं का प्रसारण करेगा, जिनके तहत राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को प्रसारित किया जाएगा। ये कथन यहाँ पर क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। मैंने अभी वही डिस्कस किया आप लोग साथ। देखो क्या जो कंटेंट होगा वो कंटेंट क्या है ना, मीडिया प्लेटफॉर्म अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। एक बात यहां पर ये बताया गया। फिर कह रहा है कि 90 दिनों की अवधि के लिए इस प्रसारित कंटेंट का रिकॉर्ड रखेगा कि कब कब ये कंटेंट दिखाया गया है। अगर मिनिस्ट्री मांगती है तो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखतन भी सही है। फिर कह रहा है कि ऐसा नहीं कि जो कंटेंट आप दिखाओ वो 30 मिनट का लगातार कंटेंट होना चाहिए, आप उसमें गैप कर सकते हो, ठीक है। ये बात यहाँ पर सिंपल तौर पर बताया गया है। और इस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पर कुछ सतर्कता और बरती। उसने कहा कि यार पता है मीडिया वाला से कहेंगे ना कि 30 मिनट का दिखा दो तो पब्लिक सर्विस कंटेंट, तो क्या करेंगे सब उस टाइम पर दिखाएंगे जब टीआरपी क्या होगा, कब होगा। टीआरपी कब कम होता है भाई, रात में 2 बजे कौन ही देखता है टीवी को, ठीक है। रात में 2 बजे टीवी कौन ही देखता। अब अगर आप टीवी 2 बजे ऑन करोगे, आपको क्या देखने को मिला पता है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट, उल्टे सीधे एडवर्टीजमेंट वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। या फिर कोई बहुत पुरानी मूवी आ रही होगी तो उस टाइम पर दिखा करके अपना टाइम बचा लेंगे, दिन में फिर टीआरपी वाले कंटेंट दिखाएंगे। ऐसा मीडिया वाले कर सकते हैं। इसलिए
मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं भाई सुनो, आधी रात मतलब 12 बजे से लेकर के रात में सुबह 6 बजे तक ये कंटेंट प्रसारित नहीं किया जाएगा। मतलब इस कंटेंट को 30 मिनट का जो कंटेंट होगा उसकी अवधि इसके बीच की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये बात मिनिस्ट्री ने कह दिया। मिनिस्ट्री ने कहा कि तुम डाल तो मैं पाँच, तुम अगर रूल थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो मैं कुछ और नया रूल लेकर के आऊंगा। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बहुत रूल को सख्त बनाया है। ये भी कहा है कि जो भी होगा यहाँ पर, ठीक है देखो, या विदेशी चैनलों या भारत में डाउनलिंकिंग करने संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं में प्रसारण वाले चैनलों पर लागू नहीं होगा। ये बात सही है। ठीक है, भारत में जितने 8वीं सूची की भाषा वाले हैं उन्हीं चैनलों पर यह लागू किया जा रहा है। ठीक है, उनको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगर कोई विदेशी चैनल जो कि भारतीय भाषा में इसका प्रसारण करता है तो उसको भी ये पब्लिक सर्विस कंटेंट दिखाना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कंटेंट को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये कुछ एडवाइजरी किया है। एडवाइजरी ये है कि एक दिन में 30 मिनट का कंटेंट आपको दिखाना ही पड़ेगा, 90 दिन तक उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उसको नहीं दिखा सकते हो। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। और 8वीं सूची के अंतर्गत शामिल किसी भी भाषा में प्रसारित होने वाला कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी चैनल को ये कंटेंट दिखाना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया इसका, तीनों का यहाँ पर आप लोगों का सही है। पॉइंट क्लियर, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद बेसिक पॉइंट मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर कुछ पॉइंट ध्यान रखना। पॉइंट ध्यान रखना कि यहां पर भी इसमें ना कुछ समरी दिया हुआ है। समरी के अंतर्गत कुछ टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आप लोगों को टॉपिक दिखा, जैसे कि करके लोकुर कमेटी 1965 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो किसी नए समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने के लिए कौन से मानदंड होने चाहिए उसको लोकुर कमेटी ने यहाँ पर डिसाइड किया था। लोकुर कमेटी ने पिछड़ेपन के कुछ मानदंड दिए थे, जैसे कि कहा कि समुदाय की अगर आदिम प्रकृति है, विशिष्ट कल्चर है, उनका कोई यूनिक कल्चर है, उनका भौगोलिक अलगाव है, दूसरे क्षेत्रों से मेन स्ट्रीम से भौगोलिक अलगाव है और वो संकोच करते हैं संपर्क करने में, पिछड़ापन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब मान सकते हैं। ये लोकुर कमेटी ने कहा था। अभी जो गवर्नमेंट है वो कुछ नए मानदंडों पर विचार कर रही है। ठीक है, विचाराधीन मानदंड तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि लोकुर कमेटी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के मानदंड के संदर्भ में यहाँ पर 1965 में बनाया गया था। और इसके द्वारा दिए गए कुछ मानदंड क्या है? समुदाय की आदिम प्रकृति, विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट कल्चर, भौगोलिक अलगाव, संपर्क से संकोच करना और पिछड़ापन, ये इसकी यहाँ पर संस्कृति दी गई है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब देखो कुछ और पॉइंट कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। आप लोगों को पता है वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है भाई? मैं आपको बता देता हूं। देखो, वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य में जो आरक्षण दिया जाता है उसको हम वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर ध्यान देना, इसमें हम, ठीक है, महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय, दिव्यांग व्यक्तियों, मतलब पर्सनल जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, ठीक, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज, जो महिलाएं होती है, उनके लिए जो हम रिजर्वेशन देते हैं वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रकार होता है। और वर्टिकल रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का कैटेगरी यहाँ पर आप लोगों की शामिल होती है। बहुत बेसिक पॉइंट है, याद कर लेना, कुछ यहाँ पर है नहीं, बस आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर कभी कहीं आपसे पूछा तो आप लोग को ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं आप लोग कुछ पॉइंट यहाँ पर और डिस्कस कर दे रहा हूँ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न बन सकता है। संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहा है। ये एक एडॉक निकाय है, एक तदर्थ निकाय है। ठीक है, अवधि पूरा होने के बाद, इसका कार्य पूरा होने के बाद इसको भंग कर दिया जाएगा। एडॉक निकाय परमानेंट निकाय नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना आप लोग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, इसके सदस्य जो होते हैं संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मेंबर शामिल होते हैं। ठीक है, ये इसके जो निर्णय होते हैं ना वो बाध्यकारी नहीं होते, मैंडेटरी नहीं होते, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति के संदर्भ में ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ विशेष पॉइंट है जिनको आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या है, देख लो भाई एक बार। ठीक है, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है वो चार्जशीट सार्वजनिक डॉक्यूमेंट नहीं, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको पब्लिक को दिखाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति, इनके संदर्भ में कुछ बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर उसको हम पब्लिक में कर देंगे तो यहां पर सिर्फ आरोपी नहीं, पीड़ित व्यक्ति जो है, ठीक है, वो जो विक्टिम है वो भी पब्लिक में जाकर के अपने उसके बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं। तो चार्जशीट जो है वो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही है, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब देखो इसके अलावा क्या भाई, करके जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे 4 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। कौन 4 भाषाएं भाई? हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। ये बात याद कर लेना आप लोग। ठीक है, हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया, इन 4 भाषाओं में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय यहाँ पर अवेलेबल होंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो
एक यहाँ पर प्रश्न है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में, ये प्रश्न आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। प्रश्न यहाँ पर रीड कर देता हूं। प्रश्न क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडियन बार को विनियमित करने और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए की गई थी, पहला स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है इट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज वुज डिग्री इन लॉ शैल बी अ क्वालिफिकेशन फॉर द इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, ठीक है। ये ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जो कि कानून विषय में डिग्री प्रदान करते हैं वकील बनने के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि यह अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण, ठीक है, जो प्रोफेशनल कंडक्ट होता है उसकी बात करता है, शिष्टाचार को एडवोकेट जो होना चाहिए उसको यहाँ पर मानक को निर्धारित करता है। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। इसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आप लोगों को दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर। आज की जो पॉलिटी का पूरा सेक्शन था वो पूरा सेक्शन यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। अब एक काम करना, ये 10 एमसीक्यू जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है, इन 10 एमसीक्यू के बारे आप लोग देख लेना, आप लोगों का पूरा पॉलिटी कवर हो गया। इसी प्रकार से अगर आप लोग ध्यान दोगे, देखो इस पूरे पीटी 365 के मैगजीन के अंतर्गत 7 पार्ट यहाँ पर दिया गया, ठीक है। 7 पार्ट है। मैं प्रयास ये करूंगा कि 7 दिन में 7 पार्ट कंप्लीट करा दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का पूरा पीटी 365 बेहद सिंपल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई सजेशन होगा बताना। कोई अगर आप लोगों को प्रिपरेशन ड्यूरेशन में कोई भी दिक्कत आती, कोई समस्या आती, आप लोग कमेंट कर। देखो एग्जाम नजदीक आ रहा मैं मानता हूं, और एग्जाम नजदीक आने के ड्यूरेशन में बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारे तनाव आप लोगों के मन में आते होंगे। उस तनाव को दूर करने के लिए आप लोगों को डिस्कस करना बेहद आवश्यक है। आप लोग अपनी समस्याओं को कमेंट करो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। अगर आपको लगता है कि पर्सनली कांटेक्ट करना है, आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली इस आईडी पर मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को पर्सनल पर रिप्लाई करूंगा, आप लोगों को जवाब दूंगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मेरी टेलीग्राम आईडी है। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।